हेलो दोस्तों, प्राइमो स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम प्रीति है। यह स्टोरी मेरे दादाजी और मेरी मम्मी की है। मेरा परिवार में मेरे दादाजी है, जिनकी उम्र अब 66 साल की थी। मेरी मम्मी जो 37 साल की थी, मेरा बड़ा भाई विक्रम जो 23 साल का है और विदेश में नौकरी करता है, और मैं 18 साल की। मेरी दादी की मौत 6 साल पहले हो चुकी थी। वो एक हादसे में चली गई थी और उसके बाद से दादाजी अकेले रह गए थे। मैं जब सिर्फ 7 साल की थी तब मेरे पापा एक बीमारी से गुजर गए। मेरे दादाजी का नाम हेमंत है। वो लंबे चौड़े थे, उम्र के हिसाब से मजबूत। उनकी भूरी आंखों में एक गहराई थी और उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण। लोग कहते थे कि वह जवानी में बहुत हैंडसम रहे होंगे। मम्मी का नाम निर्मला है। वो बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबे काले बाल और एक मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। वो शायद पापा की याद में उदास रहती थी, या शायद कुछ और था। लेकिन सच तो मुझे बाद में पता चलता जब मैं कॉलेज में थी। मैं फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पिछले 2 साल से विक्रम विदेश में था और उसकी गैर मौजूदगी में घर में एक खालीपन बढ़ गया था। शायद यही खालीपन दादाजी और मम्मी को एक दूसरे के करीब ले आया। यह सब पिछले साल की बात है। जून का महीना था, बहुत गर्मी हो चुकी थी। मैं कॉलेज से थक कर घर लौटी थी। उस दिन मेरी क्लास जल्दी खत्म हो गई थी और मैंने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। घर का दरवाज़ा खुला था, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि मम्मी हमेशा उसे बंद रखती थी। मैंने अपने जूते उतारे और चुपचाप अंदर चली गई। घर में सन्नाटा था। मैंने सोचा शायद मम्मी बाजार गई होंगी और दादाजी अपने कमरे में होंगे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी मुझे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई दी। हल्की हल्की हंसी, कुछ फुसफुसाहट। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी आया होगा। मम्मी को हंसते हुए मैंने बहुत दिनों बाद सुना था, तो मेरे मन में एक उत्सुकता सी जागी। मैं चुपके से रसोई की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था और मैंने अंदर झांक कर देखा। जो मैंने देखा वो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। मम्मी रसोई में खड़ी थी। वो चाय बना रही थी और उनके हाथ में एक कप था। उनके ठीक पीछे दादाजी खड़े थे। उनकी बाहें मम्मी की कंधे पर थी और वह धीरे धीरे उनके कानों में कुछ कह रहे थे। मम्मी की आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और वह हंस रही थी। दादाजी का चेहरा मम्मी के कंधे के पास था और वो धीरे से उनकी गर्दन के पास अपनी नाक और होंठ ले गए। मम्मी ने हल्के से अपनी आंखें बंद की, जैसे वो उस पल को महसूस कर रही हो। यह सब इतना अजीब था कि मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठ गई। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या मैंने जो देखा वो सच था? मैंने सोचा कि शायद मैं गलत समझ रही हूं। शायद वह बस हंसी-मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद यह एक बार की बात हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक शक का बीज पड़ गया था। उस दिन के बाद मैंने दादाजी और मम्मी पर नजर रखनी शुरू कर दी। अगले कुछ दिन मैंने गौर किया कि दिन में सब कुछ सामान्य था। मम्मी सुबह उठती, नाश्ता बनाती, दादाजी को चाय देती, दादाजी अपने न्यूज़पेपर में खोए रहते और मम्मी घर के काम में लगी रहती। लेकिन कुछ तो बदला हुआ था। दादाजी की आंखों में एक चमक थी जो पहले नहीं दिखती थी। वो मम्मी से बात करते वक्त थोड़ा ज्यादा मुस्कुराते थे। मम्मी भी पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। वो गुनगुनाती रहती, अपने बालों को बार बार संवारती और कभी कभी दादाजी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देती। यह सब छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन मेरे शक को और गहरा कर रही थी। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। मम्मी ने कहा था कि वह पड़ोस में किसी से मिलने जा रही हैं और दादाजी अपने कमरे में थे।
मैंने सोचा कि थोड़ा टीवी देख लूं। मैं हॉल में गई, लेकिन तभी मुझे मम्मी की चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद वह जल्दी लौट आई। मैंने टीवी की आवाज़ कम की और चुपके से देखने की कोशिश की। मम्मी हॉल में नहीं थी। मैंने गौर किया कि दादाजी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं चुपचाप वहां तक गई। अंदर से मम्मी की धीमी आवाज़ आई, हेमंत जी, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? दादाजी ने हंसते हुए कहा, निर्मला, प्रीति ऊपर है और बाहर कोई नहीं है, चिंता मत करो। मैंने दरवाजे की दरार से झांका। मम्मी दादाजी के पास बैठी थी। दादाजी का हाथ मम्मी के कंधे पर था और वह धीरे धीरे उनके बालों को सहला रहे थे। मम्मी का चेहरा थोड़ा लाल था और वो दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर दादाजी ने अपना चेहरा मम्मी के करीब किया और मम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके बीच का वो पल कुछ ऐसा था जो मेरे लिए समझना मुश्किल था। मैं चुपचाप पीछे हट गई और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ दिन बाद एक रात मैं देर तक पढ़ाई कर रही थी। करीब 11:45 होंगे। मैंने सोचा कि पानी पी कर सो जाऊं। मैं अपने कमरे से निकली और किचन की तरफ बढ़ी। तभी मैंने देखा कि दादाजी अपने कमरे से निकलकर मम्मी के कमरे की तरफ जा रहे थे। वो चुपचाप चल रहे थे, जैसे किसी को पता ना चले। मम्मी का कमरा पहली मंजिल पर था और दादाजी का कमरा नीचे था। मैंने सोचा कि शायद उन्हें कोई काम हो, लेकिन फिर मैंने देखा कि मम्मी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला और दादाजी अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं वहीं सीढ़ियों पर खड़ी यह सब कुछ देखती रह गई। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत की और चुपके से मम्मी के कमरे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कानों को दरवाजे से सटा दिया। अंदर से हल्की हल्की बातें सुनाई दे रही थी। मम्मी कह रही थी कि हेमंत जी, अगर प्रीति को पता चल गया तो। और दादाजी धीमी से बोले, निर्मला, वो सो रही है, उसे कुछ नहीं पता। फिर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ऐसी आवाज़ें आई जो मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था। बेड के हिलने और हल्की चरमराहट की आवाज़ और फिर मम्मी की धीमी आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेट गई। मेरी सांसें तेज थी और मेरा शरीर कांप रहा था। यह क्या था? मेरी आंखों के सामने वही सब घूम रहा था। रसोई में वो पल, हॉल में वो करीबी और अब यह रात का सन्नाटा। मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में गुस्सा था, शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगले दिन मैं कॉलेज गई, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मेरे सहेली ने पूछा कि मैं उदास क्यों हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बस सोच रही थी कि क्या करूं। क्या मैं मम्मी से पूछूं या दादाजी से? लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं थी और फिर एक अजीब बात हुई। मैं जब भी उस रात को याद करती, मेरा शरीर एक अजीब सी गर्मी से भर जाता। मेरे मन में कुछ गलत ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी कि क्या ऐसा होना गलत है? क्या प्यार और करीबी की ज़रूरत सबको नहीं होती? और फिर एक खतरनाक ख्याल मेरे दिमाग में आया। क्या मुझे भी किसी की ज़रूरत है? मैंने अपने दोस्त संजय की तरफ ध्यान देना शुरू किया। वो कॉलेज में मुझसे अक्सर बात करता था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने दादाजी की आंखों में देखी थी। वो हंसता, मेरे साथ मजाक करता और कभी कभी मेरे करीब आने की कोशिश करता। पहले मैं उसे दूर रखती थी, लेकिन अब मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। एक दिन हम कॉलेज के बाद पार्क में बैठे थे। वो मेरे पास आया और मेरे हाथ को छुआ। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्के हल्के घूम रही थी और मेरे शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, प्रीति, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही और फिर मैंने खुद को उसके और करीब आने दिया। उस दिन के बाद संजय और मेरे बीच कुछ बदल गया।
वो मुझे मैसेज करता, रात तक बातें करता। हम कॉलेज के बाद अक्सर मिलने लगे। एक बार उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसका परिवार बाहर गया हुआ था। मैं गई और हम उसके कमरे में बैठे थे। उसने मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी सांसें मेरे चेहरे के पास थी। उसने धीरे से मेरे गाल को छुआ और फिर उसने मुझे गले लगा लिया और मेरे गालों पैर किस किया। मैंने उसे नहीं रोका। वो पल कुछ ऐसा था जो मुझे गलत भी लग रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी दे रहा था। धीरे धीरे मैं संजय के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। हम कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं घूमने जाते। वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाता और मैं उसकी दुनिया में खोने लगी। लेकिन मेरे मन में हमेशा दादाजी और मम्मी की बात घूमती रहती। मैं सोचती कि अगर वह ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए भी यह गलत नहीं है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक हिस्सा चीख रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। एक रात मैं घर लौटी तो देखा कि मम्मी और दादाजी हॉल में बैठे थे। मम्मी दादाजी के लिए चाय बना रही थी और दादाजी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने गौर किया कि मम्मी की साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे सरक गया था और दादाजी की नजरें वहीं टिकी थी। मम्मी ने हल्के से अपने बालों को ठीक किया और दादाजी ने अपना हाथ मम्मी की तरफ बढ़ाया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन वो दृश्य मेरे दिमाग से नहीं गया। और फिर उसी रात संजय का मैसेज आया। उसने लिखा, प्रीति तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी। काश तुम मेरे पास होती। मैंने जवाब दिया, काश मैं भी तुम्हारे पास होती। उस रात मैंने खुद को पूरी तरह बदलते हुए महसूस किया। कई महीने बीत गए। मैं संजय के साथ अपने रास्ते पर चल रही थी और दादाजी और मम्मी अपने रास्ते पर। संजय के साथ मेरी नज़दीकी अब एक आदत बन गई थी। मैं दिन में कॉलेज जाती लेकिन मेरा मन कहीं और रहता। क्लास में बैठकर मैं संजय के मैसेज पढ़ती, उसकी बातों में खो जाती। वो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कहता जो मेरे दिल को छू जाता। एक दिन उसने मुझे फिर से अपने घर बुलाया तो मैं गई। उसका कमरा हल्की रोशनी से भरा था और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। वो मेरे पास आया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खुद को उसके और करीब जाने दिया। वो पल कुछ ऐसा था जो मुझे हर बार और गहरे तक ले जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके स्पर्श को महसूस करने लगी। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या यह वही एहसास है जो मम्मी को दादाजी के पास ले जाता है? लेकिन मैंने उस सवाल को दबा दिया। उस दिन मैं गहरी खाई में डूब गई। अब संजय मेरे लिए सब कुछ बन गया था। मैं देर रात तक उसके साथ बाहर रहती और घर लौटने का मन ही नहीं करता था। घर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा अजीब हो गया था। मम्मी और दादाजी अब मेरे सामने भी कम सावधान रहने लगे थे। मेरे मन में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा खिंचाव भी। मैं सोच रही थी कि क्या उन्हें अब कोई डर नहीं है? क्या वह सोचते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं? और फिर मेरा दिमाग संजय की तरफ चला जाता। उसकी बातें, उसका स्पर्श और वह पल जो मुझे हर बार और गहराई तक ले जा रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अगर मम्मी और दादाजी ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए भी यह गलत नहीं है। लेकिन मेरे दिल का एक कोना चीख रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। फिर एक रात मैं देर से घर लौटी। संजय के साथ एक पार्टी में गई थी। मैंने देखा कि मम्मी का कमरा बंद था और दादाजी अपने कमरे में नहीं थे। मैं चुपचाप मम्मी के कमरे के पास गई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अंदर से मम्मी की धीमी आवाज आई, हेमंत जी आज थोड़ा जल्दी करो, प्रीति कब आ जाए पता नहीं। दादाजी ने हंसते हुए कहा, निर्मला वो अपनी दुनिया में खोई है, उसे क्या पता। फिर सन्नाटा छा गया। मैं समझ गई कि वह फिर से उसी दुनिया में खो गए थे। मैं अपने कमरे में गई और बेड पर लेट गई। मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था।
मैं सोच रही थी कि क्या यह सब मेरे सामने भी खुलकर होगा। और फिर संजय का मैसेज आया। उसने लिखा, प्रीति आज रात तुम बहुत अच्छी लग रही थी। काश तुम मेरे पास रुक जाती। मैंने जवाब दिया, काश ऐसा होता। उस रात मैंने खुद को पूरी तरह बदलते हुए महसूस किया। मैं उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुकी थी कि वापसी नामुमकिन लग रही थी। कई महीने बीत गए। मैं संजय के साथ अपनी दुनिया में खोई थी और दादाजी मम्मी अपनी दुनिया में। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक शाम मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि घर का माहौल कुछ अलग था। दरवाजे पर एक जोड़ी जूते पड़े थे जो मुझे पहचाने हुए लगे। मैं अंदर गई तो हॉल में विक्रम बैठा था। उसका चेहरा सख्त था। मम्मी और दादाजी भी वहां थे लेकिन उनकी नजरें नीचे थी। मैंने कहा, भैया तुम कब आए? विक्रम ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आज सुबह आया और मुझे कहा, प्रीति तू ऊपर जा। मुझे मम्मी और दादाजी से कुछ बात करनी है। मुझे अजीब लगा लेकिन मैं अपने कमरे में चली गई। ऊपर से मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। विक्रम की आवाज ऊंची हो रही थी और मम्मी की आवाज कांप रही थी। मैं चुपके से सीढ़ियों पर आ गई और सुनने की कोशिश करने लगी। विक्रम चिल्ला रहा था, यह क्या चल रहा है यहाँ? मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ और यहाँ यह सब उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। मैंने नीचे झांका तो विक्रम अपने फोन पर कुछ दिखा रहा था। मम्मी और दादाजी सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। विक्रम ने फोन मम्मी की तरफ बढ़ाया और कहा, यह देखो, मैंने घर में कैमरे लगवाए थे सुरक्षा के लिए। लेकिन यह क्या है? रात को कमरे में, दिन में हॉल में, आप दोनों को शर्म भी नहीं आती? मम्मी ने फोन की तरफ देखा और अपने हाथों से मुंह छुपा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी का सिर झुका हुआ था और उनकी उंगलियां कांप रही थी। विक्रम ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, आप लोग मेरे परिवार हैं और आपने यह सब किया मेरे पीठ पीछे। मम्मी रोते हुए बोली, विक्रम बेटा हमें माफ कर दे, हम बहक गए थे। अकेलापन हमें यहाँ ले आया। उनकी आवाज टूट रही थी। दादाजी ने धीरे से कहा, विक्रम मैंने गलती की, मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना आगे बढ़ जाएगा, हमें माफ कर दे। उनकी आवाज में शर्मिंदगी थी, लेकिन विक्रम का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, माफी? आप लोग माफी मांग रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस घर में क्या टूट गया है? प्रीति तक इसकी चपेट में आ गई है। मैं सुन रही थी और मेरे पैर कांपने लगे। विक्रम ने मुझे आवाज दी, प्रीति नीचे आ। मैं डरते डरते नीचे गई। विक्रम ने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रीति तू भी बता, यह सब कब से चल रहा है और तू कहाँ तक बहक गई? मैं रो पड़ी। मैंने सब बता दिया, रसोई में वो पल, रात का सन्नाटा और संजय के साथ मेरी गलतियां। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने बाल खींचे और कहा, यह मेरा परिवार है। मैं विदेश में दिन रात मेहनत करता हूँ और यहाँ सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मम्मी ने विक्रम के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, बेटा हमें एक मौका दे दे, हम सुधर जाएंगे। दादाजी भी हाथ जोड़कर बोले, विक्रम मैं बूढ़ा हूँ, मेरी गलती थी, मुझे सजा दे दे, लेकिन इस घर को बचा ले। लेकिन विक्रम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, यह माफी की बात नहीं है, यह अपराध है और इसके लिए आपको सजा मिलेगी। अगले दिन सुबह विक्रम ने पुलिस को फोन किया। 2 पुलिस वाले घर आए, एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। विक्रम ने उन्हें फोन में कैमरे की फुटेज दिखाई। इंस्पेक्टर ने फुटेज देखी और कहा, यह गंभीर मामला है, हमें इन दोनों को थाने ले जाना होगा।
मम्मी और दादाजी चुपचाप बैठे थे। मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे और दादाजी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगाई। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, प्रीति, हमें माफ कर देना। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मोहल्ले में हंगामा मच गया। पड़ोसी बाहर निकल आए और लोग कानफूसी करने लगे। पुलिस की गाड़ी में मम्मी और दादाजी को बिठाया गया। विक्रम मेरे पास आया और कहा, प्रीति, यही सही है। उन्हें अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। मैं बस चुपचाप रो रही थी। कुछ दिन बाद कोर्ट में केस चला। जज ने फुटेज देखी और दोनों को दोषी पाया। दादाजी को 1 साल की सजा सुनाई गई और मम्मी को 6 महीने की। जज ने कहा, यह सिर्फ नैतिक गलती नहीं बल्कि कानून का उल्लंघन है। समाज में ऐसे रिश्तों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब मम्मी और दादाजी जेल चले गए, घर में सन्नाटा छा गया। विक्रम मेरे पास बैठा और कहा, प्रीति, मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ देखा। तू भी बहक गई थी, लेकिन अभी भी वक्त है। मैंने रोते हुए कहा, भैया, मैं गलत रास्ते पर चली गई थी, मुझे माफ कर दो। विक्रम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रीति, मैं तेरा भाई हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि गलत रास्ते हमें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। उस दिन के बाद विक्रम ने मेरी पढ़ाई पर ध्यान लगवाया। मैंने संजय से सारी बातें खत्म कर दी। धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जो हुआ वो मेरे दिल से कभी नहीं निकला। दोस्तों, यह कहानी में गलतियां थी, दर्द था और एक सबक भी था। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर हमारे आसपास कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो हमें उसे सजा देने से पहले समझाने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार और करीबी की जरूरत सबको होती है, लेकिन उसे सही रास्ते पर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी को सही वक्त पर रोक ले तो शायद एक परिवार टूटने से बच जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका भी हमें ही देना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।